बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, मैं बता रहा हूँ कि मैं माई आपी से शादी नहीं करूँगा। आप मना कर दे अब्बू को कि वो फूफू से बात न करें। अनान बेबसी से बोला। ये मंजर अब्बासिया उसके छोटे से लाउंज का, जहाँ दाएं तरफ के दीवार के साथ सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों के साथ एक डाइनिंग टेबल था जो किचन के दरवाजे से 4 कदम दूर था। बाएं तरफ 2 कमरे थे जिसमें से एक गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरा शफीक साहब और रुकैया बेगम का था। अनान और आरिफ के कमरे सीढ़ियों के बिल्कुल सामने थे। रुकैया बेगम अनान को 2 दिन से माई से शादी के लिए मना रही थी, जिससे वो इनकार कर रहा था। आज भी यूनिवर्सिटी से घर आते ही रुकैया बेगम ने उसे लॉन्च में अपने पास सोफे पर बिठाकर मनाने की कोशिश की, तो वो हमेशा वाली गर्दान दोहराना शुरू हो गया। तुम्हारे तो बच्चे भी मानेंगे, हद हराम निकम्मे इंसान। इससे पहले रुकैया बेगम कोई जवाब देती, लॉन्च में शफीक साहब दाखिल हुए और अनान को घूर कर बोले। अनान जो लॉन्च में अपनी माँ के पास सोफे पर बैठा था, अपने बाप की आवाज पर स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हुआ था। शफीक साहब रुकैया बेगम के सामने वाले सोफे पर बैठ गए, जबकि अचानक बेचारगी का लुबादा ओढ़े अपनी माँ को देख रहा था, जो अपने शोर के आने पर अब मुश्किल मुस्कुराहट रोक रही थी, क्योंकि जानती थी कि वो अपने बाप से कितना डरता है और उनके सामने इनकार नहीं करेगा। अम्मी, वो शिकवा करती निगाहों से धीमी आवाज में बोला था, ताकि उसकी आवाज उसके बाप के कानों तक ना पहुंच सके। लेकिन हाय रे किस्मत, फिर भी बाप ने सुन लिया। क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है, इधर मुझसे बात करो तुम, और मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों तुम माई से शादी से इनकार कर रहे हो। आवाज के साथ अंदाज में भी रियायत की गुंजाइश नहीं निकल रही थी। 20 साल अनान मुंह बसूद कर रह गया था, फिर बिला के हिम्मत करते हुए बोला, अब्बू, वो मुझसे 4 साल बड़ी है, क्या ये वजह काफी नहीं। बोलते उसने हाथ की उंगलियों से बकायदा इशारा भी अपने बाप के सामने किया था, जैसे समझाना चाह रहा हो कि इतने होते हैं 4 साल। शफीक साहब की पेशानी पर अनगंत बिलों ने अपना अकस दिखाया था। मैंने तेरी वो पिटाई करनी है कि दुनिया से मुंह छुपाएगा तू। 4 साल से क्या मतलब, अगर वो 10 साल भी तुमसे बड़ी होती तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता। मैं इस मुसीबत में अपनी बहन को तनहा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम। और वैसे भी माई तुम्हारे साथ खड़ी हो तो छोटी सी बच्ची ही लगती है। शफीक साहब ने अपनी अलमकदूर अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। अब्बू, वो बच्ची तो नहीं है ना, और वैसे भी मैं उन्हें बहनों की तरह मानता हूँ और मैं उन्हें आप ही कहता हूँ। अनान इस बार नजरें झुकाकर बोला था। जो भी था, वो अपने बाप के सामने इज्जत और एहतराम का दामन थाम लेता था। कल रात हम जा रहे हैं अलीमा के घर, और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना तुम्हारा, समझे तुम। और ये बहन वाली दलील ना दो तुम मेरे सामने, वो तुम्हारी बहन नहीं है। और रही आय से आपी बोलने की बात, तो आपसे तुम्हारे लिए वो आपी नहीं है, समझे तुम। या उतारो जूता। इसके बाद भी अगर इनकार है तो तुम फिर अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर अनान को देखा था, जो अपने बाप को देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे जज्बाती तौर पर हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुझे कोई एतराज नहीं इस रिश्ते से, लेकिन अगर बाद में माई आपी सॉरी मेरा मतलब माई को कोई शिकायत हो तो मुझे मत कहिएगा। बिल आखिर वो हार मानते हुए अपने बाप की गोलियों पर मासा को आपी बोलने से गुरेज कर गया था और इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया था। रुकैया बेगम मुस्कुराकर वहां से उठी और अनान के पास आई। अनान ने खुफकी से चेहरा मोड़ लिया था। मेरा शहजादा बेटा, मैं जानती थी तुम मान जाओगे, माई है इतनी प्यारी। ये बोलकर रुकैया बेगम ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। खुफ की चंद पल में हवा हुई थी। उसने मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगाया था। शफीक साहब ने उसे घूरा था। वो जानता था कि शफीक साहब को अनान के रुकैया बेगम से उनके सामने प्यार करने से कितनी चिढ़ है, इसलिए वो मासूम सा बदला ले रहा था। अगर बेटे से मोहब्बत का कोर्स मुकम्मल हो गया हो तो शोहर पर भी नजरे करम कर लें। भूख लगी है, मुझे खाना लगा दें। शफीक साहब उन दोनों को मसनूई खुफगी से देखकर बोले थे। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें देखा था। खाना बन गया है, मैं लगाती हूँ टेबल पर, तब तक हारिस भी आ जाएगा।
یہ بول کر وہ دائیں جانب موجود کچن میں چلی گئی تھی اور شفیق صاحب نے لاؤنج میں موجود ٹی وی کو آن کر لیا تھا۔ انان کو شرارت سوجی تو وہ آگے بڑھا اور دبے قدموں سے اپنے باپ کے پیچھے کھڑا ہو کر جھکا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، ویسے آپس کی بات ہے شفیق صاحب، آپ کی بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ انان یہ بول کر بھاگ گیا تھا کیونکہ شفیق صاحب اب اپنے دائیں پیر سے جوتے کو آزاد کر رہے تھے، جو یقیناً اس کی قسمت میں ہونے والا تھا، لیکن ہر وقت بھاگنے پر وہ اپنے باپ کے ارادوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ گھٹیا انسان میری بیوی کو میرے سامنے پیار جتاتا ہے۔ شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ عباسی ہاؤس کو جعفر عباسی نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ ان کا لکڑی کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں سپورٹس کا سامان تیار ہوتا تھا۔ ان کی شادی ان کی چاچا زاد عفیفہ بیگم سے ہوئی، جو ان کے اور ان کے گھر کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے شفیق اور ایک بیٹی حلیمہ سے نوازا تھا۔ شفیق صاحب کی شادی انہوں نے اپنے ایک دوست کی بیٹی رقیہ سے کی تھی، جو کہ ایک ملنسار اور محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو بھی ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ خوشی کو چند دن ہوئے تھے جب جعفر صاحب دل کے دورے کی وجہ سے چل بسے۔ ابھی گھر والوں کے لیے یہ صدمہ تازہ تھا جب 5 مہینوں بعد عفیفہ بیگم کی بلڈ کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی ہمت بنے اس صدمے سے نکلے تھے۔ شفیق صاحب نے محنت کر کے اپنے باپ کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچایا تھا اور اب وہ سپورٹس کا سامان بنانے والی فیکٹری کے مالک تھے۔ 3 سال بعد اللہ نے ان کو دوسرے بیٹے سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا انان جو 20 سال کا تھا اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا حارب جو 17 سال کا تھا اور کالج میں FSC پری میڈیکل کر رہا تھا۔ بیٹی ایسی نعمت سے وہ محروم رہ گئے تھے۔ حلیمہ کی شادی انہوں نے اپنے چاچا زاد بھائی کے بیٹے سے کی تھی، جس کا نام عباس عالم تھا۔ عباس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی ماسا جو یونیورسٹی مکمل کر کے اب انٹرنشپ پر یونیورسٹی میں لیکچر دیتی تھی اور خوش قسمتی سے انار باسی کی ٹیچر کے عہدے پر بھی فائز تھی۔ چھوٹی بیٹی نما عالم 15 سال کی تھی اور 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ سب کزنز میں محبت بڑی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے ماسا کی منگنی نمیر نامی انسان سے ہوئی تھی، جس کے گھر والے کافی لالچی ثابت ہوئے تھے۔ 15 دن رہ گئے تھے شادی میں جب انہوں نے عباس صاحب سے کار اور جہیز کا مطالبہ کیا تھا۔ کافی ہنگامے کے بعد بالآخر شفیق صاحب نے ان کو رشتہ ختم کرنے کو کہا اور ان کے سامنے انان کا رشتہ رکھا، جس پر پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا مگر بعد میں شفیق صاحب کے سمجھانے پر مان گئے، کیونکہ اگر شادی اپنے مقرر وقت پر نہ ہوتی تو وہ اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کے سامنے سر عام بے عزت ہو جاتے۔ شفیق صاحب نے جب رقیہ بیگم سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں بھی ماں صاحب بہت عزیز تھی۔ انان کو اعتراض تو تھا لیکن اسے مائی اچھی بھی لگتی تھی۔ وہ کچھ نخرے کر کے بالآخر مان گیا تھا۔ اب قسمت کیا رنگ دکھانے والی تھی ان کو تو یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خوشیوں نے ایک بار پھر عباسی ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اسے تہ دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ ماں صاحب بھی یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنے اور نما کے مشترکہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی جب حلیمہ بیگم اندر آئی اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ وہ آنکھوں پر دایاں بازو رکھ کے لیٹی تھی جب حلیمہ بیگم کے پاس بیٹھنے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ بازو ہٹا کر دیکھا تو سامنے حلیمہ بیگم مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کی منگنی ٹوٹنے کے بعد اس کی ماں کی مسکراہٹ جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ امی خیریت ہے نا؟ آج آپ اپنے لبوں کو مسکرانا سکھا رہی ہیں۔ ماں نے مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر شرارت سے کہا تو حلیمہ بیگم نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، میری ماں کا نصیب اتنا اچھا ہوگا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ماں تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے جواب میں بولی، امی اگر اتنی میں خوش نصیب ہوتی تو یوں بے بول نہ ہوتی دنیا کی نظروں میں۔ خیر نصیب سے کیسے شکوہ کر سکتی ہوں؟ اللہ نے بنایا اسے، یقیناً جو ہوا ہے میرے حق میں بہترین ہوا ہے۔ منفی اور مثبت دونوں پہلو اس کی باتوں میں بیک وقت پائے جاتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ گندمی رنگ جس میں اب پلہار نمایاں ہوتی تھی، کالے سرخی بال جن کی چٹیاں بنی ہوئی تھی، لمبی دراز خمدار پلکیں
काली आंखें जहाँ उस वक्त सिर्फ वीरानी थी, चमक जैसे कहीं खो सी गई थी। उनकी बारीक से हल्के गुलाबी लफ्ज मुस्कुराना भूल गए थे। दाएं गाल पर पड़ता हल्का सा डैम्पल, तीखे नैन नक्श, पतली सी नाक गर्ज वो किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने की खासियत रखती थी। हलीमा बेगम मुस्कुराती उठी और उसकी पेशानी पर बोझ सा दिया। तुम मुझसे पूछो कि तुम कितनी खुश नसीब हो। तुम्हारे तौसील से खुदा ने मुझे ममता के ओहदे पर फैज किया। खैर मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हलीमा बेगम ने उसके दाएं गाल पर अपना हाथ रखा तो वो सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। तुम्हारे मामू और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उसी तारीख पर हो, इसलिए अम्मी दूल्हे के बगैर शादी होगी आपी की। इससे पहले हलीमा बेगम अपनी बात मुकम्मल करती, कमरे में दाखिल होती नुमान ने उनकी आखिरी बात सुन ली और बिला तरद्दुद उसने अपनी जुबान के हथियार से उनकी बात को दरमियान में से बेदर्दी से काटा। हलीमा और मासा दोनों ने उसे घूरा। वो मुस्कुराकर बेड पर उनके पास बैठ गई और अपने लबों पर दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली रखकर उन दोनों को देखने लगी, गोया यकीन दिला रही थी कि अब नहीं बोलेगी। हलीमा बेगम ने सर झटकर अपने तमाम तवज्जो एक बार फिर मासा की तरफ की। बेटे, तुम्हारे शफीक मामू तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाना चाहती हैं। मतलब ये कि उन्होंने अन्नू को तुम्हारा रिश्ता मांगा है, जिस पर तुम्हारे अब्बू ने हामी भर ली है। आज रात बस वो एक रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं। और अम्मी शदीद बेयकीनी और सदमे की कैफियत में उस कलमों से बस यही निकला था, जबकि पास बैठी नुमा के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। उसे अपने अनान भाई से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी और सही था कि वो नुमा की हर छोटी सी छोटी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता था। वो अलग बात है कि बेचारा कर कुछ नहीं पाया था। तुम्हें कोई एतराज है माई? अम्मी, मुझे तो कोई एतराज नहीं। आप बस मामू को हाँ बोल दें, कितना मजा आएगा जब अनान भाई हमारे घर आया करेंगे और मैं इस खजूर की शिकायतें लगाऊंगी और फिर इसकी पिटाई होगी उनसे। हाय कितना मजा आएगा। हलीमा बेगम ने बेकायदा सर पीट लिया था नुमा की चलती जुबान पर, जबकि माँ साबी भी बेयकीनी सुने देख रही थी। नमी, अगर अब तुम बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हलीमा बेगम का लहजा इस बार काफी सख्त हो गया था। नुमा ने मुंह बसूर कर उनको देखा और बेड से उठकर कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ी। इससे पहले कि वो पलट कर अपनी जुबान के जोर फिर से दिखाती, हलीमा बेगम ने वहीं से अपना जूता लेकर उसका निशाना बांधा था, जो नुमा ने दरवाजा जल्दी से खोलकर बहर की जानिब में भाग कर खता किया था। अम्मी, आप जानती है वो बदतमीज मुझे एक आंख नहीं पाता, यूनिवर्सिटी में अलग परेशान करता है, जब उसे सारी जिंदगी के लिए सर पर बिठा लूं। मासा ने दांत पीसे थे जैसे दांतों के नीचे अनान की गर्दन हो। माए, वो बस तुम्हें तंग करता है, वरना उस जैसा प्यारा बच्चा तो हमारे सारे खानदान में कहीं नहीं है। खैर, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अब्बू का फैसला बतानी आई थी। अब हमारी इज्जत तुम्हारे इनकार और इकरार पर मुनहसर है। हलीमा बेगम की आखिरी बात पर उसने उन्हें आंखें छोटी करके देखा, जैसे कह रही हो क्या ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं। हलीमा बेगम ने बमुश्किल मुस्कुराहट को लबों को जोर से दबाकर रोका था। अम्मी, मुझे अब्बू के किसी फैसले से कोई इतराज नहीं। नुमेर की दफा भी मैंने उनके फैसले की पासदारी खुद पर फर्ज समझी थी और अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन अम्मी, आप खुद बताएं, वो 4 साल मुझसे छोटा है और मुझे आप ही कहता है। ये क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं है? मासा की बात पर हलीमा बेगम ने अपनी मुस्कुराहट को लबों से आजाद किया था। जितनी तुम पतली हो वो तुम्हारे साथ खड़ा तो तुमसे 4 साल बड़ा लगता है। और रही आपे की बात, तो तुम कौन सा उसकी सगी बहन हो। अब ये सरता पैर के बगैर जो वजूहात हैं उनका पीछे छोड़ो और रात को अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारे मामू की सारी फैमिली हमारे घर आ रही है और हमारी ये कोशिश है कि रमजान से पहले तुम दोनों की शादी हो जाए। हलीमा बेगम ये बोलकर अपनी जगह से उठकर पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। मासा ने हैरत से उनकी पुश्त को देखा था। ये सच था, वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन अनान को अपनी जिंदगी के सफर में हम राह कभी नहीं बनाना चाहती थी। इस अनु का दिमाग मैं ठिकाने लगाती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी के लिए हाँ कहने की। मासा खुद से बड़बड़ाई और कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल पर रख के अपने मोबाइल को उठाकर उसका नंबर मिलाने लगी। बेल तो जा रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था।
कब तक भागोगे नालायक इंसान, तुम आज घर तो आओगे, फिर देखती हूँ मैं तुम्हें। मासा खुद से बोलकर कमरे में मौजूद वाशरूम की तरफ चली गई। सफेद कलर की शलवार कमीज पहने, बालों को जेल से सेट किए और परफ्यूम की खुशबू की हर सू बिखेरते वो अपने घर वालों के साथ हलीमा बेगम के घर दाखिल हुआ था। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और लबों पर मुस्कुराहट थी। एक अनजानी खुशी के आसार में खुद को महसूस करके वो लाउंज में मौजूद सिंगल सोफे पर बैठ गया था। दिल में बेसाख्ता माही को देखने की ख्वाहिश जागी थी। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जब उसने निगाहों को इर्द गिर्द घुमाया तो मायूसी हुई, क्योंकि वो कहीं नहीं थी। हारिब उसकी हरकतों सकनात को बड़े गौर से मुलाहिजा कर रहा था। भाई, माई आपी कमरे में है। हारिब मुस्कुराहट को लबों में दबाकर अनान से सरगोशियाना अंदाज में बोला तो अनान अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने की बजाय हारिब को घूरने लगा, जो बज़ाहिर तो दूसरे सोफे पर बैठा था लेकिन अनान के काफी करीब था। अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम न करवा लेना मुझसे बड़े भाई वाला रोब झाड़ना फर्ज समझा था उसने, जबकि मुकाबिल अपने 32 दांतों की नुमाइश करते हुए डींटों की तरह हंस दिया था। इससे पहले अनान कुछ बोलता, लाउंज में मासा के सलाम लेने की आवाज पर वो रुख मोड़ कर उसे देखने लगा। हल्के लेमन कलर की फिराक पहने, दुपट्टे को सर पर अच्छी तरह से ओढ़े, मेकअप से पाक चेहरा लिए वो सादगी में भी अनान अब्बासी के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गई थी। भाई, मुंह बंद कर लो, यही वही माई आपी हैं जो आपकी टीचर भी हैं। हारिब ने एक बार फिर अनान को देखकर धीमी आवाज में कहा, जो मुसलसल मासा को नजरों के आसार में लिए हुए था। अनान ने उसे घूर कर निगाहों का रुख बदला था, जो उसे मुश्किल काम जरूर लगा था लेकिन नामुमकिन नहीं। अस्सलामु अलैकुम माई आपी, कैसी हैं आप? हारिब ने बुलंद आवाज में मासा को मुखातिब किया था, जो अपने मामू और ममानी के दरमियान बैठी मुस्कुरा रही थी। वालेकुम अस्सलाम राबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अनान की मौजूदगी को सरे से नजरअंदाज करते हुए वो हारिब से बोली थी, अभी तक तो ठीक नहीं हूँ लेकिन आपके आने से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हारिब के ज़ोमैनी बात पर अनान और मासा ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा था। एक ही निगाहें सरापा सवाल थी तो मुकाबिल की आंखों में नाराजगी थी। मासा ने शिकायती नजरों से उसे देख कर रुख मोड़ लिया था। नमी कहाँ है हलीमा? रुकैया बेगम ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए लॉन्च में लकड़ी की कुर्सी पर बराजमान हलीमा से पूछा था। इससे पहले हलीमा बेगम कोई जवाब देती, नुमा किचन से निकली और सबको सलाम करके वो सबके सामने मशरूब और दिगल वाजमार रखने लगी। शफीक साहब और रुकैया बेगम से वो बकायदा गले मिली थी, जबकि अनान ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा था, जबकि हारिब उसे देखकर ही मुंह बसोड़ते हुए रुख मोड़ गया था। खजूर, मुझे नजरअंदाज किया है ना, अभी बताती हूँ तुम्हें। नुमा दिल में सोचते हुए आगे बढ़ी और मशरूब का गिलास उठाया। जानबूझकर इस तरह से लड़खड़ाती वो मशरूब का गिलास हारिब के कपड़ों का सत्यानाश न कर गया था। ध्यान से अनान और मासा की आवाज बैक वक्त लाउंज में गूंजी थी, जबकि हारिब सदमे से अपनी नई सफेद शलवार कमीज को देख रहा था और नुमा मासूमियत को लुबादा हो रही उससे माजरत करने लगी। आई एम सो सॉरी राबी, वो पता नहीं कैसे मेरा पाँव मुड़ा और मशरूब तुम पर गिर गया। लहजे में एहसास निदामत तो चाहकर भी पैदा नहीं कर पा रही थी और आंखों में मौजूद शरारत से वो उसको घूर कर लाउंज में मौजूद वाशरूम की तरफ चला गया था। मैं खाना लगाती हूँ, मासा ये बोलकर अपनी जगह से उठकर किचन में चली गई थी, जबकि नुमा अनान से बातों में मसरूफ हो गई। सूखी गाजर, अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तस्वर में ही वो नुमा को वार्निंग देने वाले अंदाज में खुद से बड़बड़ाया। खाने से फारिग होकर रुकैया बेगम ने मासा को अंगूठी पहनाई, जबकि शफीक साहब ने उसे 5000 के 4 नोट दिए। आंखें लम्हे में नम हुई थी, लबों पर कपकपाहट थी। हलीमा बेगम ने उसे अपने आसार में लेकर उसे चुप करवाने की कोशिश में अपने जबत का दामन भी छोड़ गई थी। फिर रुकैया बेगम ने आगे बढ़कर उन दोनों को चुप करवाया था। लड़कियों के इन आंसू की कीमत शोर बेचारे सारी उम्र भुगते हैं। अनान बड़बड़ाया तो हारिब ने बामुश्किल मुस्कुराहट को लबों को आपस में पेवस्त करके रोका था। 3 घंटे वहां रुकने के बाद वो वापसी के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान मासा को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था अनान से बात करने का। सुबह यूनिवर्सिटी में बात करने का सोचकर वो पुरसकून होकर सो गई थी। घड़ी पर वक्त देखते ही वो कोफत का शिकार हुई थी, क्योंकि ये उसके लेक्चर का वक्त था।
बहरहाल जिम्मेदारी निभाने के लिए वो उठी और अपने डिपार्टमेंट से सीधा BBA डिपार्टमेंट की तरफ गई, जहां 5वें सेमेस्टर की क्लास में उसका मुआशियात का लेक्चर था। क्लास में दाखिल हुई तो सब स्टूडेंट्स ने एहतराम खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया, सिवाय अनान अब्बासी के, जो सबसे पिछली नशिस्त पर शहजादों की तरह बरोजमान फुर्सत से मासा के तासुरात देख रहा था। मासा की पेशानी पर बैक वक्त 2-3 बिलों ने अपनी जगह बनाई थी। वो चाहने के बावजूद भी अपना लहजा नॉर्मल न रख सकी। मिस्टर अनान अब्बासी स्टैंड अप, उसकी आवाज में उसका गुस्सा हर कोई महसूस कर सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस गुस्से की असल वजह क्या थी। अनान संजीदगी से खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आंखों में खुफगी की तासुरात उभरे थे। मतलब साफ तो उसे मासा का इस तरह मुखातिब करना पसंद नहीं आया था। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को उसने बैठने का कह दिया था, सिवाय अनान के। फिर 1.5 घंटे के लेक्चर में अनान खड़ा ही रहा था, और इस दौरान मासा ने गलती से भी उसे देखने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पारा सवा नेजे पर होगा। लेक्चर लेकर वो बाहर निकली और अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने ही लगी थी, जब किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों की जानब खींचा था। मुकाबिल उसके लबों पर हाथ रखकर उसके चीख का गला घूंटा था। मासा खौफ से आंखें बंद कर गई थी। अनान ने गुस्से से उसके चेहरे को देखा, जहां दुनिया भर की मासूमी ने बसेरा कर दिया था। उसके दाएं बाजू को कमर के पीछे मोड़कर उसे दीवार से लगाया। वो दूसरे हाथ उसके लबों से हटाते ही दीवार पर टिक गया और उसके चेहरे के नकोश में खोसा गया था। गुस्सा एक लम्हे में खत्म हुआ था, जब मासा की मासूमियत को ये उसके चेहरे पर सरेआम रक्स करते देखा था। क्यों मुझ पर गुस्सा निकाला आपने? लहजे में नरमी खुद ब खुद उतरी थी। मासा ने पलकों के पर्दे को आहिस्ता से उठाते उसे देखा। गदमी रंग, गहरी भूरी आंखें, खड़ी मगरूर नाक, हल्की सी दाढ़ी, लबों पर मुस्कुराहट और निगाहों की तपश मुकाबिल को टिकटिकी बांधे देख रही थी। मैं आपका होने वाला शोहर, घर पर होने वाली मिसेज, यहाँ आपका स्टूडेंट हूँ, जो आज अपनी सजा की वजह जानने के लिए खड़ा है। मासा ने उसे घूरा और दांत पीसते उसे गोया हुई। शादी के लिए इकरार क्यों किया तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ? कल को पछताने से बेहतर है तुम आज इस किस्से को खत्म कर दो। अनान ने मुस्कुराकर उसे देखा। क्यों खत्म कर दूं? बहुत से लोग हैं जिनकी बीवियों की उम्र उनसे ज्यादा होती है। मैं कौन सा अनोखा काम करने वाला हूँ? हाँ, अगर उस नुमेर से कोई मोहब्बत का मामला है तो बता दें, वरना दूसरी सूरत में आपकी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। वो सर्द अंदाज में बोलते हुए मासा को जलते अंगारों पर लिटा गया था। मासा ने बेयकीनी से उसे देखा था। तुम जानते हो, तुम्हारी ये जिद हम दोनों की ही नहीं बल्कि हमसे जुड़े बाकी रिश्तों को भी तबाह कर देगी। और रही नुमीर से मोहब्बत की बात, तो तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? अब दूर हटो, मुझे जाना है। मासा ने तमाम से जवाब दिया, लेकिन नम आंखों की धुंधलाहट मुकाबिल से छुपी न रह सकी। वादा करें रोएंगी नहीं, फिर जाने दूंगा। अनान ने अपना दायां हाथ उसके सामने फैलाया तो मासा ने उसे घूरा और दांत पीसते हुए बोली, मुझे जाने दो अनान, वरना मैं मामू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस मासूमाना धमकी पर कौन न जान छोड़े आपकी ख्याल रखेगा। इस बार बर्दाश्त की आपकी सजा, अगली बार नहीं करूंगा। मुस्कुराते हुए लहजे में बोलकर वो उसके बालों को जो खींचने की वजह से दुपट्टे से बाहर निकल आए थे उसके चेहरे से हटाने लगा, तो मासा ने बर वक्त उसका हाथ झटक कर उसका इरादा नाकाम बना दिया। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और वहां से चला गया, जबकि मासा ने जल्दी से अपने बालों को दुपट्टे के अंदर कवर किया और खुद को कंपोज करते हुए वहां से अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। अनान घर आया तो सामने लॉन्च में हारिफ सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था। उसने अपना बैग उसके ऊपर फेंका और खुद दूसरे सोफे पर बैठ गया। हारिफ अनान को घूरते उठा था। भाई, मैं अब्बू से शिकायत करूंगा आपकी। हारिफ बैग दूसरे सोफे पर रखते हुए मसनूई खुफगी से बोला था। बस बस, अब्बू के नाम से डराने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं नहीं ला रहा आपके लिए पानी। हारिफ वापस बैठते हुए बोला तो अनान ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। वो जो हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब है ना, उनकी बेटी आफे को कल बाइक पर बिठाकर तुमने सारे शहर की सैर करवाई। ये अब्बू को बताने में कितना वक्त लगेगा? अनान दिल जला देने वाले मुस्कुराहट से हारिफ के चेहरे को देखकर बोला, जो सदमे से अनान को देख रहा था। भाई, झूठ की इंतहा है। वैसे
میں نے کب کسی کو اپنی بیگ پر بٹھایا؟ حارب کی صدماتی کیفیت پر انان نے بامشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ بیٹا تو جانتا ہے تیرا بھائی کمینے پن کی ڈگری کا کورس کر چکا ہے، ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ فوڈ شاپ کس مرض کی دوا ہے؟ انان نے یہ بولتے اس کے آگے اپنے موبائل کی سکرین کی، جس میں بیگ پر وہ واقعی ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوا تھا۔ کافی غور کرنے پر معلوم ہو رہا تھا وہ نقلی تصویر ہے۔ میں جانتا ہوں یہ چراغ لومڑی نے آپ کو سینڈ کی ہے بنا کر، لیکن میں ابو کو بتا دوں گا کہ یہ نقلی ہے۔ حارب کی بات پر انان دھیمی آواز میں بولا، بیٹا ہمارا باپ ثبوتوں پر غور کرنے سے پہلے سزا سناتا ہے، سوچ لے۔ اور دوسری بات، ہمارے باپ کا شمار ان معزز ہستیوں میں ہوتا ہے جو یہ جملہ فخر سے کہتے ہیں، ہاں یہ میری اولاد نہیں کیا ہوگا۔ بھائی اب آپ بلیک میل کریں گے مجھے ایک چھوٹی سی بات پر؟ حارب نے جذباتی پن کا لبادہ اوڑھنا چاہا تو انان نے مسکرا کر اپنے سر کو اسبات میں ہلایا۔ بھائی آپ جیسا بھائی تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ حارب انان کو گھورتے اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کچن کی طرف جانے لگا جب انان نے اسے روکا۔ رابی تم نمی کو چراغ لومڑی کہنا بند کر دو، اب میری ہونے والی سالی ہے، دوہرا رشتہ بننے جا رہا ہے، خبردار جو کسی فضول نام سے اسے پکارا۔ کبھی کبھی نہیں، ہر بار آپ مجھے میرے سوتیلے بھائی لگتے ہیں قسم سے۔ آپ بتایا تو تھا تمہیں کہ ہم تمہیں جو کچرے کا ڈھیر ہے نا شہر سے بہر وہاں سے لائے تھے، بڑی بری حالت تھی تمہاری، وہ تو ابو کو رحم آ گیا تھا اور تم۔ انان کی چلتی زبان کو بریک لاؤنج میں داخل ہوتے شفیق صاحب کو دیکھ کر لگی، جو لاؤنج میں داخل ہوتے ان دونوں کی طرف ہی آ رہے تھے۔ حارب نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو مسکرا ضبط کرتا جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا، بھائی پھر کیا ہوا تھا؟ میرے ماں باپ نہیں ملے تھے آپ لوگوں کو؟ اب حارب کے چہرے پر دل جلا دینے والے مسکراہٹ تھی جبکہ انان اسے گھور رہا تھا۔ شفیق صاحب نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا اور قریب آتے ہوئے بولے، کس کے ماں باپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ شفیق صاحب کا لہجہ بارب ہونے کے ساتھ دھیما اور نرمی اختیار کیے ہوئے تھا۔ انان نے التجائے نظروں سے حارب کو دیکھا جو مسکراہٹ ضبط کرتے اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ ابو وہ بھائی، حارب ابو کے لیے پانی لاؤ، تب تک میں امی کو بلاتا ہوں جو نرگس خالہ کے گھر گئی ہیں۔ انان موبائل کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لہراتے ہوئے بولا۔ حارب اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی منہ بسول کر کچن کی طرف چلا گیا۔ ابو میں امی کو بلا کر لاتا ہوں۔ شفیق صاحب سوالی نظروں سے انان کو دیکھ رہے تھے جب انان یہ بول کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں باہر کی طرف گیا تھا، انتہائی کوئی ڈھیٹ اور نکمی اولاد ہے میری۔ شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے حارب کی طرف متوجہ ہو گئے جو کچن سے پانی لا رہا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو پارکنگ ایریا میں ہی انان اپنے ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو انان کے الفاظ اس کے قدموں کو رکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ بس حمزہ کیا بتاؤں، ابو زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ، حالانکہ مائی 4 سال بڑی ہے مجھ سے۔ انان کی ماسا کی طرف پشت تھی جبکہ حمزہ کا چہرہ ماسا کو صاف نظر آ رہا تھا۔ ماسا کا دل شدت سے چاہتا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اس قدر اس کی ذات بے معنی تھی۔ یہ سوچ اس کے حواس سلب کر رہی تھی کہ انان کے ساتھ شفیق صاحب زبردستی کر رہے ہیں۔ ایسا سے قدم اٹھاتے وہ خود کو کمپوز کر کے وہاں سے جا چکی تھی، لیکن آنکھوں میں دھندلاہٹ قدموں کی مضبوطی کو آزمانے کا کام بخوبی کر رہی تھی۔ گئی کیا؟ انان نے حمزہ سے دھیمی آواز میں پوچھا تو حمزہ نے مسکراتے اس کے دائیں کندھے پر پنچ مارا۔ ذلیل انسان، وہ تو کب کی جا چکی ہے۔ انان نے جلدی سے رخ موڑا لیکن وہ جا چکی تھی۔ ہائے ان کو تنگ کرنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے، مجھے تو لگا تھا ایک آدھ سنا کر جائیں گی، لیکن یہ ٹرین تو بغیر رکے ہی چلی گئی۔ انان دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر حمزہ پر گرنے والے انداز میں پیچھے ہوا۔ حمزہ نے بر وقت اسے تھاما تھا۔ بیٹا اتنا تنگ کرنا جتنا تم نے بعد میں سہنا ہے، حمزہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولا تو انان نے اسے گھورا، تم سے بڑا کمینہ نہیں ہوں میں۔ انان یہ بول کر یونیورسٹی کے اندر کی طرف بھاگا تھا کیونکہ حمزہ اپنے آستین چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بھاگنے پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ماسا نے اس دن کے بعد جیسے خاموشی اختیار کر لی تھی، شادی کی شاپنگ میں بھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر جانے سے ٹال دیتی تھی۔ وقت کے کام میں گزرنا سو وہ گزر ہی جاتا ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ ماسا نے یونیورسٹی سے
1 हफ्ते की छुट्टियां ले ली थीं। आज मेहंदी का दिन था और उन दोनों की मेहंदी की रस्म एक साथ होनी थी। अब्बासिया उसको रंग बिरंगी रोशनियों से सजाकर उस घर की रौनक को दुगना किया गया था। हलीमा बेगम के ससुराली रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद थे। माँ साहब पीले रंग की फिराक पर फूलों के जेवर पहने, दुपट्टे को सर पर अच्छे से सेट किए, गुलाबी लिप्स ग्लव्स लगाया, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गंदमी रंग बिना मेकअप के चमक रही थी। गुलैल की कमी पहलू में बैठे अनान ने पूरी कर दी थी। जो किसी रियासत के शहजादे की तरह उसके साथ सफेद शलवार कमीज पहनकर गले में मैरून कलर की चुन्नी को मफलर की तरह ओढ़े, वो मुस्कुराते हुए पास बैठा मासा पर हर 2 मिनट के वक्फे के बाद नजर डालकर उसे खुद में समेटने पर मजबूर कर रहा था। इंतहाई कोई नजरबाज इंसान हो तुम। मासा उसके मुसलसल खुद को देखने पर जन जलाकर बोली तो अनान ने मुस्कुराहट को लबों में दबाकर रुकने पर मजबूर किया था। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कल की गारंटी मेरे पास नहीं है। अनान के ज़ोमैनी बात पर मासा ने उसे घूरा और दांत पीसते हुए बोली, तुमसे हर किस्म की तवक्को की जा सकती है तारो इंसान, और कल की कल देखी जाएगी। जवाब में अनान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि स्टेज पर आरिफ और नुमा लड़ते हुए उन तक पहुंचे। चिड़ियों के मुंह नहीं लगना, जाओ यहाँ से। हारिफ नुमा को घूरते हुए अनान की तरफ बढ़ गया, जबकि नुमा ने रोने वाली शक्ल बनाकर अनान को देखा था। राबी क्या बोला नमी को, तुम्हें जरा तमीज नहीं है कि घर आए मेहमानों से कैसे बात करते हैं। अनान ने धीमी मगर सख्त आवाज में आरिफ को डांटा तो स्टेज पर मौजूद बाकी तीनों पर जैसे सकता तारी हो गया। हारिफ ने एक नजर नुमा को देखा और बिना कुछ कहे स्टेज से उतर गया। नुमा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। सॉरी आपी, सॉरी भाई, लेकिन उसकी गलती नहीं थी। वो तो तस्वीर वाली बात पर मुझसे नाराज था, आपने डांट कर उसे पक्का वाला नाराज कर दिया। नुमा मुंह मसूर कर बोली तो अनान ने मुस्कुराकर उसे देखा, जबकि मासा ने उसे घूरा और बिना अपने दुल्हे होने का लिहाज किए वो नमी को सख्त सख्त सुनाने लगी। नमी, शर्म नाम की चीज है तुम में या नहीं? छोटी हो तुम, अब जो तुम्हें हर चीज बतानी पड़ती है। इतना ख्याल रखता है वो तुम्हारा और तुम उसे बेवजह ही किसी के भी अताब का निशाना बनवा देती हो। जाओ और जाकर सॉरी करो उससे और वापस यहाँ लेकर आओ। मासा गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। अनान ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखा था। चलो गुलाल तो बिखरा गालों पर, अब वजह गुस्सा हो या हया क्या फर्क पड़ता है। अनान खुद से बड़बड़ाया तो नुमा और मासा ने ना समझी से उसे देखा। नमी, जल्दी जाओ, राबी को बुला कर लाओ, वरना तुम्हारी आपी जिन नजरों से मुझे देख रही है, मुश्किल है कि मैं तुम्हारी वापसी तक जिंदा रहूं। अनान डरने की एक्टिंग करते हुए बोला तो नुमा मुस्कुराते हुए स्टेज से उतरकर हारिफ की तरफ चली गई। आइंदा अगर तुमने राबी को बेवजह डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मासा ने उसे घूरते हुए वार्निंग दी थी, जबकि अनान मुस्कुराकर थोड़ा सा उसकी तरफ झुका और बोला, यकीन मानिए मेरा आपसे ज्यादा बुरा इस तकरीब में कोई नहीं। मासा उसके झुकने की वजह से थोड़ा सा पीछे हुई थी। उसकी बात पर उसके नजदीक हुई और उसी के अंदाज में बोली, मना कर दो शादी से, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। उसकी बात पर अनान ने बमुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से को हाथ की मुट्ठी बनाकर कंट्रोल किया था और बिना कुछ कहे स्टेज से उतरकर अपने दोस्तों की तरफ चला गया। मासा की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। हारिफ गुस्से से वापस अपने कमरे में आ गया था। नुमा भी उसके पीछे उसको ढूंढते हुए कमरे में आई, जिसका दरवाजा खुला था और वो बेड पर तरचस आंखें मूंद कर लेटा था। नुमा ने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और गला तड़ करते हुए बोली, राबी सॉरी। उसकी बात पर हारिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। नुमा आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ने लगी तो हारिफ ने आंखें खोलकर उसे तकरीबन खुद से दूर धकेला था। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात, जाओ यहाँ से। हारिफ बहुत कम गुस्सा करता था, लेकिन जब कोई बात उसे हर्ट करती थी वो ऐसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता था। वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए भी कंट्रोल खो देता था। नुमा ने आंखें जोर से बंद कर ली और मुजरमाना अंदाज में बोली, देखो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। भाई को तुम्हारी वो तस्वीर देकर और फिर भाई ने तुम्हें जो मेरी वजह से डांटा उसके लिए भी सॉरी। जो बात तुम्हें हर्ट हुई उसके लिए भी सॉरी। आइंदा नहीं करूँगी ना ऐसा कुछ, पक्का प्रॉमिस। आप तो माफ कर दो मुझे। हारिफ ने उसके भीगे लहजे पर उसके झुके सर को देखा और चलते हुए उसके करीब आया।
2 कदम के फासले पर रुक कर उसे देखा, जो बकायदा सू सू कर रही थी। लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन वो कभी नुमा को रोते हुए नहीं देख सकता था। अच्छा, तुम्हारा सॉरी एक शर्त पर एक्सेप्ट करूंगा, बोलो मंजूर है? हारिब की बात पर उसने सर उठाया। काली आंखों में मौजूद नमी भीगी पलकों पर शबनम के मोतियों की तरह चमक कर मुकाबिल के दिल में नया एहसास जगा गई थी। हारिब ने जल्दी से नजरों का जाविया बदला और खुद को कंपोज करते हुए बोला, तुम वलीमे तक मेरी सारी बातें मानोगी। हारिब की बात पर वो मुंह बसूर कर रह गई थी। तुम मुझे 3 दिन तक अपनी बात मानने का कह रहे हो। राबी नुमा का सदमा हाथ से सिवा था। चेहरे पर मासूमियत मुकाबिल को कुछ अनोखे एहसास से मुतारिफ करवा रही थी। हाँ बिल्कुल, अगर मेरी माफ़ी चाहती हो तो। नुमा ने दिल ही दिल में उसे हजारों गालियों से निवाजा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मुझे मंजूर है, आप चलो, स्टेज पर आप ही बुला रही हैं। ये बोलकर उसने हारिब का हाथ पकड़ा और वहां से नीचे स्टेज की तरफ ले गई। हारिब बिना एहतजाज के उसके साथ चल रहा था। लबों पर मुस्कुराहट और रगों में जैसे खुशी सरायत कर गई थी, जिसको समझने से फिलहाल वो कासिर था। अगला दिन दोनों घरानों के लिए खुशियों भरा था। बारात के इंतजाम में करीबी मैरिज हॉल में किया गया था। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने, भूरी आंखों में एक ना खत्म होने वाली चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। वो स्टेज पर बैठे अपनी खुशियों का खैर मुकद्दम कर रहा था। दूसरी तरफ सुर्ख रंग के लहंगे में अच्छी तरह से मेकअप किए, तमाम जेवरात को पहने, सर पर जालीदार दुपट्टे का घूंघट ओढ़े, वो फितरतन घबराहट का शिकार होते हुए अपनी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बास आलिम, हलीमा और एक मौलवी साहब के हमरा ब्राइडल रूम में दाखिल हुए और उन्होंने शफकत से मासा के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। मासा की आंखें लम्हे में नम हुई थी। गुजरा बचपन एक फिल्म की तरह उसकी आंखों में दौड़ने लगा था। होश तो तब आया जब हलीमा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। माई, बेटा मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। हलीमा की आवाज पर वो दोबारा से मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जे हुई थी। मासा अब्बास वल्द अब्बास आलम, आपका निकाह अनान शफीक वल्द शफीक अब्बासी से बाउज 50,000 रुपए सिक्का राजल वक़्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो मुझसे 4 साल बड़ी है। कबूल है। मासा के कानों में अनान के उस दिन वाले अल्फाज गर्दिश करने लगे थे। मौलवी साहब ने दोबारा वही कलमात दुहराए थे। अब्बू जबरदस्ती कर रहे हैं। कबूल है। मैं कौन सा अनोखा हूँ जो खुद से बड़ी लड़की से शादी कर रहा हूँ। कबूल है। आखिरी बार कबूल कहकर उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली थी। मुस्बत और मनफी दोनों ख्यालात ने उसके जहन को घेरे में लिया था। अनान से जाकर भी मौलवी साहब ने इजाब व कबूलियत का लेकर उसे मुबारकबाद दी थी और आने वाली जिंदगी की दुआ करके स्टेज से चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब मासा को स्टेज पर लाया गया तो वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर मासा की तरफ बढ़ा था। घूंघट में भी वो उसके दिल की धड़कनों को रगस करने पर मजबूर कर गई थी। स्टेज से नीचे खड़ी मासा की तरफ उसने हाथ बढ़ाया तो मासा ने एक नजर उसे देखकर उसके हाथ में अपना दायां हाथ रखकर स्टेज के ऊपर चढ़ते उसके हमरा ही वहां मौजूद नशिस्त पर बर्जमान हो गई। थोड़ी देर बाद खाने का दौर चला तो सब लोग खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। अनान मौका गनीमत देकर मासा की तरफ थोड़ा सा झुका और बोला, वल्ला आज आप बहुत हसीन लग रही हैं। ना जाने दिल आपकी आंखों में अकस क्यों देखना चाहता है, लेकिन यकीन करें आज मैं आप ही की बहुत तारीफ करने वाला हूँ। अनान की आखिरी बात पर मासा ने दांत पीसे थे। झूठा इंसान। वो बड़बड़ाए तो अनान ने बमुश्किल मुस्कुराहट को लबों पर रोका था, लेकिन वो फिर भी मुकाबिल को चुप दिखा कर गई थी। रुखसती तक अनान उसे जज कर दिया था, लेकिन मासा भी ढीठ बनी खामोशी से उसे सुनती रही। अनान को लग रहा था कि वो शर्मो हया की वजह से खामोश है, जबकि वो बेचारा नहीं जानता था कि ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। रुखसती के बाद मासा को कुछ रस्मों के बाद अनान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। अनान अपने दोस्तों से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ पहुंचा तो दरवाजे पर ही हारिब और नुमा खड़े थे। अनान उन्हें घूरते हुए बोला, इधर किस खुशी में तुम दोनों ने बसेरा किया हुआ है? हटो सामने से, भाई पहले पैसे दे। नुमा के जवाब पर हारिब ने रुख मोड़कर मुस्कुराहट रोकी थी,
जबकि अनान ने आंखों को छोटा करके उन दोनों को देखा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने 20,000 एक गिलास दूध के लिए लिए थे, जिसमें से सिर्फ मैंने एक घूंट पिया था, और अब फिर से किस चीज के पैसे दूं और तुम किस खुशी में इसके साथ यहाँ खड़े हो? भाई पार्टनरशिप की है इसलिए खड़ा हूँ यहाँ। हारिम मसनूई कॉलर खड़े करते हुए अनान से बोला, तेरी तो कमीने इंसान, अपने भाई का साथ देने के बजाय तुम भी मुझे लूटने वालों में शामिल हो गए हो। अनान उसकी तरफ बढ़ा तो नुमा दरमियान में आ गई। भाई 20,000 निकालें जल्दी से, वरना सुबह तक हम लोग यहीं रहेंगे। नुमा के जवाब पर अनान ने दोनों को घूरा और अपने बटुए से 5,000 के 4 नोट उसे दे दिए। नुमा के हाथ से सारे पैसे हारिब अचक कर नीचे की तरफ भागा था, जबकि नुमा चीखते हुए उसके पीछे भागी थी। अच्छी खासी महंगी पड़ गई है ये शादी, शुक्र अल्लाह का कि कंगाल होने से बच गया हूँ। अनान बड़बड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो सामने खाली कमरा देखकर उसका दायां हाथ बेसाख्ता सर की तरफ गया था। अब ये कहाँ चली गई? अनान खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे में मौजूद स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो लॉक था। अनान ने 2-3 दफा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। अनान ने दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश की तो चाबी कमरे में कहीं नहीं थी। मेहमानों के ख्याल से वो दरवाजा खटखटाने से गुरेज कर रहा था। माही दरवाजा खोले। अनान धीमी मगर सख्त आवाज में स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर बोला, लेकिन जवाब नदारत था। अनान गुस्से से बंद दरवाजे को देखा और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर लेकर वो बेड पर लेट गया और रात के न जाने कौन से पैर उस पर नींद मेहरबान हो गई तो वो पुरसकून होते हुए सो गया था। अगली सुबह किसी के बुरी तरह झंझोड़ने और जोर जोर से बोलने की आवाज ने उसे नींद से बेजार किया था। वो बामुश्किल अपनी गनुदगी भरी आंखें खोल पाया था। ये मैं हूँ, मैं हारिब आपका भाई। हारिब अनान की आंखों के सामने दोनों हाथ लहराते हुए जैसे किसी दीवाने को बावर करवाने की कोशिश कर रहा था। कौन? वो अभी भी नींद की आगोश में था। भाई हूँ आपका इकलौता भाई, आपकी इकलौती बीवी का इकलौता देवर हूँ। हारिब उसके कान के पास जैसे चीखा था। अनान बड़बड़ाते उठा था और सामने हारिब को देखकर गुस्से से उसे घूरने लगा था। क्या है सुबह सुबह, क्यों मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे हो? 11:15 हो चुके हैं भाई और आपकी अभी सुबह खत्म नहीं हो रही। हारिब अनान के सामने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को देखते हुए बोला। अनान को झटका सा लगा था। गुजरी शब के तमाम स्याह सबाक उसके ज़हन को मुकम्मल बेदार कर गए थे। बेसाख्त उसने कमरे में अपनी निगाहें दुड़ाई थी, लेकिन बेसूद वो कमरे में कहीं नहीं थी। हारिब ने मुस्कुराकर उसे देखा और शरारत से बोला, भाई माई भाभी सब के साथ नीची हैं और अब्बू आपका इंतजार नीचे लाउंज में शिद्दत से कर रहे हैं। हारिब की बात पर वो मुस्कुराया था, मतलब नाश्ते पर मेरा इंतजार हो रहा है। नहीं भाई, वो तो सब कर चुकी हैं, क्योंकि अब्बू ने कहा था 10 बजे तक जो नाश्ते की मेज पर होगा सिर्फ उसे नाश्ता मिलेगा। और अब आप लेट हैं, इसलिए अब आप अपने वलीमे के खाने का इंतजार करें। अनान को झटका लगा था। बको मत, मैं नहीं बक रहा भाई, आप नीचे आकर खुद देख लें। हारिब ये बोल कर कमरे से बाहर चला गया था, जबकि अनान उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सबको खुश गपियों में मसरूफ देखा। उसने शिकायती नजरों से अपनी माँ को देखा था और फिर नमाज सलाम दुआ में मसरूफ हो गया, जो मासा का नाश्ता अब्बास आलम के हमरा लेकर आई थी। अब्बास आलम से मिलने के बाद वो अपनी माँ के पास आया। दूल्हा तो जैसे फालतू होता है। वो बड़बड़ाया तो रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर उसके दाएं गाल पर हाथ रखा। मेरे शहजादा बेटा बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। रुकैया बेगम ने उसे प्यार से कहा, लेकिन अनान की खुफकी बरकरार थी। रहने दे अम्मी, अब वक्त ही कितना रह गया है, मैं अपने वलीमे में ही डिनर कर लूंगा। अनान की बात पर शफीक साहब, जो रुकैया बेगम से कुछ बात करने आ रहे थे, उसे घूरना नहीं भूले थे। अच्छी सजा तजवीज़ की है खुद के लिए। अब्बू, इंसान को कम अज कम अपनी शादी में तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। उसके शिकायती अंदाज पर शफीक साहब मुस्कुराते हुए बोले थे, अच्छा जाओ नाश्ता कर लो जाकर, तुम यहाँ बैठो, मैं लाती हूँ नाश्ता। रुकैया बेगम ये बोलकर किचन की जानिब चली गई, जबकि शफीक साहब वापस लॉन्ज में चले गए थे। अम्मी, मैं अकेले नाश्ता नहीं करता, आपको मालूम है, इसलिए मेरे साथ आप भी नाश्ता करें। अनान ने रुकैया बेगम से कहा।
جو ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ میں تو ناشتہ کر چکی ہوں، البتہ بات ساتھ نبھانے کی ہے، تو جسے کل لے کر آیا ہو اس کے ساتھ کر لو۔ رقیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتی ماسا کو دیکھ کر بولی۔ انان نے بے ساختہ ان کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ گلابی رنگ کے ریشمی سوٹ میں اس کی گندمی رنگت ہلکے سے میک اپ میں چمک رہی تھی۔ ہلکی سی جیولری میں وہ نئی نویلی دلہن ہی تو لگ رہی تھی۔ انان مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ رقیہ بیگم نے گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ رات کی بیزتی کا احساس ماسا کو دیکھ کر ہی شدت سے عود آیا تھا۔ مائی بیٹا آپ بھی ناشتہ کر لو، میں تب تک آپ کے ماموں کی بات سن کر آتی ہوں۔ رقیہ بیگم یہ بول کر چلی گئی اور وہ انان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں اطراف خاموشی تھی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد ماسا نے ناشتے کی ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ انان کو اس کا نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہیں پا رہا تھا۔ گرما گرم حلوہ پوری پائے سفید چنے دیکھ کر انان کا معدہ زور زور سے پکارنے لگا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا ماسا کو گھورنے لگا جو اس سے مکمل بے نیاز کھانے میں مصروف تھی۔ رات کو کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ انان بے ساختہ آپ سے تم پر آیا تھا، جبکہ ماسا نے آرام سے چائے کے کپ سے ایک چسکی لے کر اسے میز پر رکھا اور بولی، بدتمیزی نہیں تھی وہ، بس میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ماسا کا انداز نارمل تھا، لیکن اس کے الفاظ انان کو جلتی آگ پر دھکیل رہے تھے۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو مائی۔ انان کو وہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن زبان کے نشتر اس کو زہر لگ رہے تھے۔ ماسا عباس عالم نام ہے میرا، وہ انان سے بولتے ہوئے ایک نوالہ منہ میں ڈالنے لگی تو انان اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں مائی، لیکن بلکہ ماسا انان عباسی۔ انان نے اطمینان سے کہا اور اس کے ہاتھ سے نوالہ لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ ماسا نے تل ملا کر ہاتھ کھینچا تھا۔ بدتمیزی مت کرو ٹھڑکی انسان، ابھی تو شروعات ہے، مسز آگے آ کے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انان کی زومینی بات پر ماسا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھی جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے لہجے کی لرزش پر چاہتے ہوئے بھی قابو نہ پا سکی۔ خوش فہمیاں کیسی مسز؟ صحیح فہمیاں ہے، دیکھ لو کہ اس حیثیت سے میرے سامنے نہیں بلکہ میرے قریب موجود ہو۔ انان اپنے لیے ناشتہ نکالتے ہوئے بولا تو ماسا نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا اور اپنی چائے کا مگ لے کر وہاں سے لاؤنج میں نما کے پاس چلی گئی تھی۔ انان سر ہلاتا کچھ سوچتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھرپور انداز میں منعقد کی گئی تھی، جہاں انان کے کہکوں نے ماسا کا دل جلایا، وہیں ماسا لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے بھی خاموش تھی اور زبردست مسکراہٹ کو لبوں پر لا کر اپنی خود ساختہ تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کا دل یہاں سے کہیں بہت دور جانے کا کر رہا تھا، کیونکہ یہاں سب مصنوعی تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ماسا اور انان عباس عالم کے گھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب گھر والوں کے پاس بیٹھ کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ شاید بیزاری کے اثار میں خود کو محسوس کرتے وہ نوچنے والے انداز میں اپنا زیور اتار رہی تھی جب انان اندر آیا۔ رائل بلیو کلر کی پینٹ کوٹ، اس کی اونچی لمبی ہائٹ واضح ہو رہی تھی، لیکن ماسا نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکائے ماسا کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر شدید بیزاریت چھائی ہوئی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں آج تو، انان جان بوجھ کر تھکن کو اپنے لہجے میں سمونے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جبکہ ماسا نے اسے گھورا اور اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اترنے لگی جب انان نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہے مائی، یہ خواہ مخواہ کی ناراضگی کب تک جاری رہے گی؟ ماسا کی آنکھوں اور لہجے میں ناگواری کی تیز لہر امڈ آئی تھی۔ یہ خواہ مخواہ کی ناراضگی نہیں ہے انان عباسی، اس کی بہت مضبوط وجہ ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی جب مقابل اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا۔ کیا وہ وجہ تمہارے نزدیک اتنی اہم ہے کہ تم ہمارا رشتہ سرے سے ماننے سے انکار کر رہی ہو؟ تم نے شاید اپنے کان بند کیے ہوئے تھے، لیکن میری ابھی سننے کی صلاحیت بالکل ٹھیک ہے۔ اس صلاحیت سے محروم تھا کیونکہ آنکھوں میں تمہارا چہرہ اور تمہاری قربت حواس سلب کر چکی تھی میرے۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انان نے آنکھوں اور لہجے میں
मोहब्बत से मोए अपनी शहादत की उंगली से उसकी परखम लबों को चूहा तो मुकाबिल को जैसे करंट सा लग गया था। वो आवाज भागता से उठने लगी तो अनान ने उसके हाथ को झटका देकर अपनी तरफ खींचा। लम्हों का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। खींचने की वजह से कुछ चूड़ियां मासा की कलाई में ही टूट गई थी। वो मुसलसल उसके सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की सही कर रही थी। अनान की कुर्बत पर उसका दिल वैसा ज़दा हो रहा था। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लाह जाने वो कौन से लोग हैं जो 3-4 शादियों की ख्वाहिश दिल में रखते हैं। मैं तो एक करवा कर ही थक गया हूँ। अनान उसके कान के करीब सरगोशियाना अंदाज में बोला और जानबूझकर अपने लबों का लमस उसके कान की लू पर छोड़ा था। मासा ने उसकी सांसों की तपश अपने रुखसानों पर महसूस की तो उसका चेहरा एक पल में गुलाबी हुआ था। गुलाल को गोया बहाना मिल गया था। धड़कनों का शोर कमरे में मौजूद खामोशी को तोड़ रहा था। धड़कनों की रवानगी महमूल से हटी तो सांसों में बेतरतीबी खुद ब खुद आने लगी। वो वैसे ज़दा सी होकर अनान की आंखों में देखने लगी जहां जज्बात का समंदर ठाठी मार रहा था। ज्यादा देर वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकी थी, इसलिए लहजे को अल्तजैया बनाते वो बोली थी, मुझे छोड़ दो अनान, प्लीज दूर रहो मुझसे। अनान को उसके अल्फाज गोया अपनी तौहीन महसूस हुए थे। वो गुस्से से मासा को घूरने लगा। अगर मेरी जगह वो नुमेर होता तो क्या उससे भी यही सब कह रही होती तुम? अनान के लहजे में जलन का एहसास वाज़ह तौर पर उभरा था, लेकिन मासा इस एहसास को महसूस करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। मासा ने उसे घूरा और दांत पीस कर बोली, मेरे सामने यूं बार बार उसका जिक्र नहीं किया करो अनान अब्बासी, वरना बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। अब छोड़ो मुझे। तो छोड़ दिया। अनान ने बोलते ही उसका बाजू अपने गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। वो बेड से उठना चाहती थी, लेकिन उठने की हिम्मत खुद में मफकूद पा रही थी। टूटी चूड़ियों के टुकड़े बेड पर बिखर से गए थे। ये सब वही था माही जो तुम शादी के बाद चाहती थी। अनान ने जैसे उस पर तंज किया था। हाँ, लेकिन तुमसे नहीं चाहा था, मासा बेसाख्ता बोली थी, लेकिन जल्दी अपनी जबान दांतों तले दबा गई और अनान को देखने लगी जो अब संजीदगी से उसे देख रहा था। अपनी जिंदगी को तुम अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो, मेरी बात याद रखना तुम। अनान ये बोलकर कमरे में मौजूद वाशरूम की तरफ चला गया, जबकि पीछे बहुत सारी सोचों ने मासा को अपने आसार में ले लिया। 1 हफ्ता हो गया था उनकी शादी को और मासा और अनान के दरमियान तमाम फासले जैसे तवालद का शिकार हो रहे थे। मासा और अनान दोनों ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। सबकी मुबारकबाद को मुस्कुराकर कबूल करते वो आज लेक्चर लेने क्लास में पहुंची तो अनान समेत सब ने एहतराम से खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया था। उसने मुस्कुराकर सबको बैठने का कहा। अभी वो डाइस पर खड़ी अपना अटेंडेंस रजिस्टर खोल रही थी जब एक निस्वानी आवाज ने उसे मुतवज्जे किया, मास्टर मैम, आपकी शादी कैसी रही? क्लास की एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। यूनिवर्सिटी में चंद एक टीचर्स और अनान के दोस्तों के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि मासा की शादी अनान से हुई है। मासा का ध्यान बेसाख्ता सबसे पीछे बैठे अनान अब्बासी की तरफ चला गया था, जो शहजादों की सी आन बान लिए मुस्कुराकर उसके देखने पर अपनी दाएं आंख का कोना दबाकर उसे नजरों का जाविया बदलने पर मजबूर कर गया था। इंतहाई कोई घटिया इंसान है ये, मासा खुद से बड़बड़ाई और बमुश्किल मुस्कुराहट को लम्हों पर लाते हुए क्लास की तरफ मुतवज्जे हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रही। मैम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या वो भी आपकी तरह पढ़ाते हैं? इस सवाल पर मासा का दिल बेसाख्ता कहकर लगाने को किया था, लेकिन खुद को रोकते वो बोली थी, नहीं, वो पढ़ाते नहीं हैं। अब आप सबके सवालात खत्म हो गए हों तो लेक्चर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है और मेरी कोशिश रमज़ान में पढ़ाने की बजाय मैं आप सबके टेस्ट लूं ताकि आपके सेशनल को कवर किया जा सके। मासा ने संजीदगी का लुबादा ओढ़ा तो सारी क्लास संजीदा हो गई थी, सिवाय अनान अब्बासी के जो डीटो की तरह उसे जज कर रहा था। जैसे लेक्चर के दौरान मासा की उस पर नजर पड़ती, वो कभी आंख मार कर और कभी फ्लैंक किस करके उसके चेहरे को मुतगैर कर रहा था। लेक्चर खत्म होते ही वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी, जबकि अनान हमजा के साथ कैफे चला गया। वैसे अन्नू तो इंतहा का कोई जलील इंसान है। वो दोनों कैफे में बैठे थे, जबकि हमजा ने तासुब से अनान को देख कर कहा,
انان نے کانوں تک بائیں پھیلائے اور ہنستے ہوئے بولا، تمہیں شرم نہیں آتی حمزہ؟ میاں بیوی کی پرائیویسی میں گھستے ہوئے حمزہ نے اسے گھورا تھا۔ لعنتی انسان، تیری بیوی وہ گھر پر ہیں، یہاں ہمارے ٹیچر ہیں، کمینے عزت کیا کر ان کی یہاں۔ اچھا لیکچر نہ دے، میں بس تنگ کر رہا تھا اس کو، ورنہ جتنی پابندیاں مجھ معصوم پر عائد ہیں ان سے خدا ہی واقف ہے۔ انان نے آخری بات دھیمی آواز میں کہی تھی تاکہ حمزہ سن نہ لے، جبکہ حمزہ اسے گھور رہا تھا۔ کیا بول رہے ہو اب؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نہیں کچھ نہیں، یوں نہیں کہ آپ ٹائمنگ ہو گئی ہے اور مجھے تمہاری بھابھی کو لے کر وقت پر گھر جانا ہے، ورنہ ابو کے جوتے سرے بازار مجھ معصوم پر تلوار کی طرح چلیں گے۔ انان گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے حمزہ کو اللہ حافظ بول کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ ابھی اسے گاڑی میں بیٹھے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب ماسا کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ انان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں ناراضگی کے تاثرات واضح طور پر نمایاں ہو رہے تھے۔ اگر تم نے اگلے 10 سیکنڈ میں گاڑی سٹارٹ نہیں کی تو میں کسی رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاؤں گی۔ انان نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، کیونکہ ماسا نے رخ موڑ لیا تھا۔ 2 دن بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا اور انان کے لیے سحری میں اٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ ہاری بھی رمضان میں سے اٹھاتے ہوئے ہلکان ہو جاتا تھا۔ اب یہ ڈیوٹی خود بخود ماسا کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ کتنی بار اس نالائق گدھے کو کہا ہے کچھ کا تہجد پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں، ایسے سوتا ہے جیسے دنیا جہاں کے کاموں کی ذمہ داری اس کے سر پر ہو۔ شفیق صاحب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس پر تبصرہ کر رہے تھے، جبکہ رقیہ بیگم انہیں خفگی سے دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ تو لحاظ کیا کریں، شادی شدہ ہو گیا ہے اب۔ رقیہ بیگم کی بات پر ماسا جو اسے اٹھانے جا رہی تھی کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاں جناب، وزیر اعظم بن گیا نا شادی کروا کر جو ان کا لحاظ کیا کروں۔ شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے سحری کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ رقیہ بیگم نے تعصب سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی اور بیڈ کی طرف دیکھا، جہاں وہ دنیا جہان سے بے خبر بیڈ سے بایاں بازو لٹکائے اوندھا ہو کر سو رہا تھا۔ ماسا نے وہیں سے اسے آواز دی تھی، اٹھ جاؤ، 3:30 ہو گئے ہیں اور 4 بجے تک سحری کا وقت ہے۔ لیکن اس کی یہ کوشش بے سود رہی۔ پھر وہ نزدیک آئی اور دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، لیکن وہ شاید پورا استبل بیچ کر سویا تھا۔ ماسا نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تو ایک دم اس نے کروٹ بدلی تو ماسا بمشکل اس کے اوپر گرتے ہوئے بچی تھی۔ موندی آنکھوں کو کھول کر اس نے ماسا کو دیکھا جو اس کے اوپر تقریباً جھکی ہوئی تھی۔ ہزاروں طریقے ہیں شور کو جگانے کے، لیکن تم اس معاملے میں بہت نالائق ثابت ہوئی ہو۔ ماسا نے بمشکل دھڑکتے دل کو سنبھال کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ تم انتہا کے فضول اور ٹھڑکی انسان ہو۔ ماسا نے اسے گھورا تھا۔ شکر کرو یہ ٹھڑک پن تمہیں دیکھ کر اندر سے نکلتا ہے، ورنہ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ انان نے شرارت سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا تو ماسا نے غصے سے اسے گھورا۔ تم سے کچھ بھی کہنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ ماسا تعصب سے بول کر کمرے سے جانے لگی تو وہ آواز بلند پیچھے سے مسکراتے لہجے میں بولا، اظہار محبت کر لو بیوی، قسم سے برا نہیں مانوں گا۔ ماسا پاؤں پٹکتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ بھی جمائیاں لیتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کرنے کے لیے موجود تھا، اور سحری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کے لیکچر کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے سن رہا تھا۔ یا اللہ، اتنا ڈھیٹ انسان ہے یہ، ماموں کے سامنے بھی کیسے تاڑ رہا ہے، گھٹیا ہے 1 نمبر کا، لحاظی کوئی نہیں سے تو، ماسا نے دل میں سوچا اور پھر سر جھٹک کر سحری میں مشغول ہو گئی۔ رمضان کا 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ماسا کے سجدے طویل ہونے لگے تھے۔ دن کو یونیورسٹی سے آ کر وہ افطاری کی تیاری کرتی، پھر رات کو نم آنکھوں سے خدا سے دعائیں مانگتی تھی۔ حمزہ کے گھر والوں نے انان کو ماسا کے ہمراہ افطاری پر بلایا تھا، لیکن ماسا مسلسل انکار کر رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ کہیں بھی، وہ تکیے کو دائیں ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے بیزاری سے بولی تو انان نے اسے گھورا اور تنبیہ انداز میں بولا، مائی مجھ پر یہ بڑوں والا روب نہ جمایا کرو۔ ماسا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی اور اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ تم سے بڑی ہوں اور وہ بھی پورے 4 سال۔ طنزیہ انداز میں وہ بہت کچھ انان کو جتا گئی تھی۔ انان اسے گھور کر آگے بڑھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کیا
अब इन दोनों का अकस आईने में नुमाया हो रहा था। अब बताओ कितनी बड़ी हो तुम। अनान के इस रद्द अमल पर वो कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई थी। फिर पलकों को थोड़ी सी जहमत देते हुए उसने आईने में दोनों के अकस को देखा था। वो उसके ऊंचे कद के सामने वाकई छोटी सी गुड़िया लग रही थी। फजूल गुफ्तगू से परहेज करो तुम। माँ से उसके हाथ शानों से हटाने की सही करने लगी तो मुकाबिल अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। नहीं, आज बता ही दो तुम कौन बड़ा है। अनान अब उसे तंग करने के मूड में था। मासा खफीफ सी हो गई थी उसकी शरारत पर, लेकिन दिल में फिर से बेयकीनी की लहर उठी थी। उसने दोबारा से उसके हाथ अपने शानों से हटाने की कोशिश की तो अनान ने हाथ हटाकर उसके गिर्द असार बांध दिया और उसके कंधे पर थोड़ी टिकाकर उसे देखने लगा। अनान, बदतमीजी नहीं करो। मासा चाहते हुए भी अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू न रख सकी। उठती गिरती पलकों, लबों की कपकपाहट और चेहरे पर साए सुर्खी से मुकाबल के जज्बात आंखों में चमक बंद कर उभरे थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे माही, मान जाओ इस बात को और हटा दो इन पाबंदियों को जो तुम्हें मुझसे अभी दूर रखे हुए हैं। इतना मत सताओ अपने दीवाने को, वो जिस बात की धुनों पर रक्स करना भूल जाए। वो उसके कानों में सरगोशियां कर रहा था, लेकिन मासा को उसके तमाम जज्बात बेमैनी लग रहे थे। मोहब्बत या मजबूरी, वो तलखी से बोली थी, जबकि अनान को उसके अल्फाज मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। कौन सी मजबूरी बीवी? मेरे बाप ने कौन सा मेरी कान पट्टी पर बंदूक की नोक रखी थी और कहा था कि तुमसे शादी कर लूं। माँ से उसे घूरा और उसका आसार तोड़कर जाने लगी तो अनान ने उसका हाथ थाम लिया। अनान, वो गुस्से से चीखी थी। जी अनान की जान, अनान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि शरारत आंखों में वाज़ह रक्स कर रही थी। माँ से उसे घूरा था। इंतहाई कोई चीप लाइन थी वैसे। अब हाथ छोड़ो वरना मैं चीख चीख कर तमाम घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। वो अनान को धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो अनान का कहका कमरे में गूंजा था। वैसे बुरा आइडिया नहीं है, चलो दोनों मिलकर चीखती हैं। जब सब घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तुम उनको बताना कि हम चीख क्यों रहे थे, ठीक है? अनान का अंदाज अभी भी संजीदगी से दूर था। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हो, अब क्या जान से मारना चाहते हो? मासा का अंदाज पसपाई इख्तियार कर गया था। ये फकत तुम्हारी खुद साख्ता सोची हैं माही। अपने दिमाग के दरवाजों को खोलो और देखो हमारी दुनिया कितनी हसीन है। ये बोलकर अनान ने उसे झटका देकर अपनी जानिब खींचा था। वो कटी पितांग की तरह उसके आसार में आई थी। हया और बेयकीनी की जज्बात ने जैसे मासूम को अपनी जगह साख्त कर दिया था। निकाह में वाकई इतनी हिद्दत होती है कि हम अपने हम सफर को चाहने पर मजबूर हो जाती हैं। बोलते उसने मासा को शानों से पकड़कर अपने करीब किया और उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत का लमस छोड़ते हुए पीछे हुआ था। बहुत बुरी तरह से इस मोहब्बत की दलदल में गिरा हूँ, निकलना चाहूँ भी तो सांस रुकने लगती है। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ हमजा के घर जाऊं, तो प्लीज मुझे छोड़ दो और अपने लफ्जों को जाया मत करो, क्योंकि उनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। माए, तुम जानबूझकर जिंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही हो। अनान ने तासर से कहा था, मेरी जिंदगी मुश्किलें बदतरीन हो चुकी है, वो भी तुम्हारी वजह से। मासा के तलक अंदाज पर ना महसूस तरीके से अनान ने उसका हाथ छोड़ा था। मासा हाथ छोड़ते ही सीधे बिस्तर की तरफ गई थी। तो क्या माई वाकई नुमेर को पसंद करती है? ये सोच अनान के दिल के हजारों टुकड़े कर गई थी। आंखों में वीरानी लिए उसने मासा को देखा था जो दूसरी तरफ करवट लिए सो गई थी। अनान लातदाद सोचों में गिरा खुद को बेड तक तकरीबन घसीटते हुए लाया था। रात को वो इशा की नमाज से फारिग होकर टेस्ट चेक करने में इतनी मोहब्बत थी कि अनान कब कमरे में आकर बेड पर उसके पास बैठा उसे खबर ही ना हुई। होश में तो तब आई जब अनान का मोबाइल रिंग करने लगा। मासा ने घबराकर उसे देखा था। अनान ने एक नजर उसे देखा और फिर मोबाइल पर नीमी कॉलिंग देखकर मुस्कुराया। एक शरारत उसके दिमाग में आई जिस पर फौरी अमल करते हुए वो कॉल रिसीव कर गया। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? नुमा की खनकती आवाज़ पर वो मुस्कुराते हुए बेड से उठकर कमरे में मौजूद खिड़की के पास आ गया और जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोला, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ घर में सब कैसे हैं? अनान के जवाब पर नुमा ने मोबाइल को कान से हटाकर देखा तो अनान का ही नंबर था। ये भाई को क्या हो गया है?
उन्होंने तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। नुमा खुद से बड़बड़ाते हुए दोबारा अनान से बात करने लगी। भाई आपकी तबीयत ठीक है ना? नुमा के मुतफक्किर अंदाज पर वो बमुश्किल अपने कहके का गला घूंट गया था, जबकि आंखें उस परी पैकर के चेहरे का तवाफ करने लगी, जो बज़ाहिर तो टेस्ट चेक कर रही थी, लेकिन तमाम असियात उसकी अनान की तरफ मुतवज्जे थी। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। मासा के बाल पॉइंट पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। अनान जान बूझकर अब बेड पर दूसरी तरफ आ गया और बैकग्राउंड से टेक लगाकर मोबाइल बाएं कान से लगाया। वो मासा को बाजार मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा था। भाई क्या हो गया है आपको? मुझे तो आप बिल्कुल पागल वागल लग रहे हैं। खैर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, खजूर के बारे में। नुमा की बात पर वो मुस्कुराया था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। भाई कल खजूर हमारे घर आया था और अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। मुझे तो लगता है वो पागल हो गया है। नुमा की बात पर वो अपने कहके को रोक नहीं सका। मासा की बर्दाश्त अब जवाब दे रही थी। वो सर झुकाए अभी भी टेस्ट चेक करने में मसरूफ थी। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं जल्दी अबू से बात करता हूँ। ठीक है भाई, मैं अब फ़ोन रखती हूँ। आप ही को मेरा ढेर सारा सलाम और प्यार दीजिएगा। मुझे अम्मी बुला रही है, मैं अब जा रही हूँ। नुमा जल्दी जल्दी बोलकर कॉल बंद कर गई थी। जब अनान ने मासा को मजीद टेस्ट दिलाने के लिए मोबाइल को अपने सामने किया और बोला, मिस यू टू जान। ये बोलकर उसने अपने मोबाइल को लबों से लगाया और फिर मासा को देखा, जो टेस्ट समेट कर उठने की तैयारी कर रही थी। अनान ने मुस्कुराहट को लम्बों पर रोक कर उसे देखा, जो अब बेड से उतर रही थी। माही, एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। अनान की बेचारगी पर वो कड़क कर रह गई थी। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? खुद जाकर बना लो। मासा पलट कर उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, यार थक गया हूँ, बना दो ना। लाओ, तब तक मैं टेस्ट चेक कर देता हूँ। जे सोती सोती से बात कर रहे थे, उसे बोलो को आकर बना दे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे चोंचले उठाने के लिए वक्त नहीं है। मासा की तेज आवाज पर वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोक सका था। वो जब आएगी तब उसकी याद की पी लूंगा। यार अभी तो बना दो। अनान को से तंग करने में अब मजा आ रहा था। तुम पढ़ाई में भी जीरो हो और अमली जिंदगी में भी धोखेबाज हो तुम। मासा गुस्से से तकरीबन चीखी थी, लेकिन जल्द उसका गुस्सा उसकी आंखों से आंसू बनकर रुखसानों को भिगोने लगा। वो रुख मोड़कर कमरे से जाने लगी, जब अनान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने आसार में लिया। मासा ने आंसुओं के जरिए अपना सारा गुबार अनान के सीने पर उसकी शर्ट गीली करके निकाला। अनान खुद को लान तो मुलामत करते उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। माई मजाक था यार, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम उकदा गई हो ना मुझसे। मासा ने भीगी पलकों को उठाकर अपनी सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गाड़ी और लड़ते चेहरे में अपने खौफ को अया कर गई। अया ने मुस्कुराकर उसे देखा था और दाएं हाथ से उसके कीमती मोतियों को अपनी उंगलियों की पोरों पर चुना और मुस्कुराते लहजे में बोला, तकलीफ होती है ना माई, जब मोहब्बत को ईमानदारी से निभाने की बजाय उसमें रेत के जर के बराबर भी किसी को शरीक ठहरा लिया जाए। मुझे भी तकलीफ होती है, ये सोचकर ही कि तुम्हारे दिल में सिर्फ नुमेर रहता है। तो जल्द या बदीर मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लुटा दूंगा। अनान के संजीदा अंदाज पर मासा ने बेयकीनी से उसे देखा था। अनान, क्या तुम मुझ पर एतबार नहीं करते? इस सवाल पर अनान जख्मी सा मुस्कुराया था। तुमने एतबार की डोर को थमाया कब था मेरे हाथों में, जो तुम ये सवाल कर रही हो? अनान मासा से दूर होते हुए बोला था, मैं जानता हूँ तुम्हारा अभी जो रद्द अमल था वो फितरी था। कोई भी बीवी अपने शौहर को किसी के साथ ऐसे बात करते बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस वक्त नमी से बात कर रहा था। चाहे तो मोबाइल चेक कर सकती हो। खैर, मैं हमारे रिश्ते के लिए एक फैसला कर चुका हूँ। उम्मीद है तुम्हें यह फैसला पसंद आएगा। अनान सर्द अंदाज में बोलते हुए आखिर में तलखी से मुस्कुराया था। मासा के चेहरे पर बेयकीनी थी, आंखों में अजियत थी, जिसे वो नजरअंदाज करते हुए कमरे से निकल गया था। रात के तकरीबन 12:30 बजे वो घर वापस आया था। दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। वो थक चुका था खुद से लड़ते और दिल को समझाते हुए, जो अब इस जालिम महबूब की चाह कर रहा था, जिसके दिल पर कोई और नक्श था। उन्हीं खुद साख्ता सोचों में
جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے کونے میں جائے نماز پر بیٹھی خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے پتہ نہیں کیا مانگ رہی تھی۔ انار رخ موڑ کر بیڈ کی جانب چلا گیا اور لیٹ کر آج کی تمام باتوں کو سوچنے لگا۔ سوچوں کی گردش مائی کی چوڑیوں کی کھنک نے ختم کی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور لب کچلتے ہوئے انان کو دیکھنے لگی جو آنکھوں پر دایاں بازو رکھ کے لیٹا تھا۔ امی کی کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، کل انہوں نے افطاری پر بلایا ہے۔ ماسا نے لرزتے لہجے میں بات مکمل کی، لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا منع کر دو ان کو؟ ماسا نے پھر سے پوچھا تو انان نے اس بار اپنا بازو ہٹایا اور سنجیدگی سے بولا، ابو کے ساتھ چلے جانا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ انان یہ بول کر رخ موڑ گیا جبکہ ماسا نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ماموں نے کہا ہے کہ تم ساتھ جاؤ گے۔ انان نے پلٹ کر اسے گھورا تھا تو ماموں کی بانجی بتا دیتی کہ ان کے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھو، غلط بیانی نہیں کرو، کل تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس لیے کل تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ ایک شرط ہے میری۔ انان نے موقع غنیمت جان کر ماسا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماسا اسے گھورا اور گھبراتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ تم؟ انان نے اس کا چہرہ دیکھا جو بہت زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ بمشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے اتنا ہی بولا جب ماسا تھوک نکل کر اسے دیکھنے لگی، تم میرے سیشنل میں پورے مارکس لگاؤ گی، مطلب پورے 25، نہ ایک زیادہ نہ ہی کم۔ انان کی بات پر ماسا نے اسے گھورا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی نالائق انسان۔ ماسا کی بات پر انان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ بمشکل خود کو اسے ٹکرانے سے روک سکی تھی۔ تو پھر کیا خیال آئے رات کے بارے میں؟ انان اس کی پلکوں کی لرزش، لبوں پر کپکپاہٹ اور چہرے پر موجود سرخی کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ ماسا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ اسے چند انچ کے فاصلے پر اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے میرا مطلب ہے، میں لگا دوں گی پورے مارکس، اب چھوڑو۔ ماسا تیزی سے بولی تو انان نے مسکرا کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو تم۔ ماسا نے اسے گھورا تھا۔ ہاں بالکل، تمہارے ماموں کا بھی یہی خیال ہے، ماموں کی بانجی۔ انان مسکراتے ہوئے کروٹ بدل گیا تھا۔ ماسا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اس کے سارے ٹیسٹ بہت اچھے تھے اور سب میں تقریباً فل مارکس تھے۔ بس اس کے باپ کے سامنے وہ نالائق مشہور تھا، کیونکہ ان کی نظر میں انان لاپرواہ تھا۔ اس لیے ماسا نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر اسی مسکراہٹ کو لبوں پر سجایا وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی شاید ایسا ہے جہاں اگر ایک پل لڑائی ہوئی ہو تو دوسرے پل محبت اس لڑائی جھگڑے کے نقوش کو مٹا دیتی ہے۔ ذرا سی عزت اور اعتبار اس رشتے کو سب رشتوں سے منفرد بنا دیتا ہے۔ بعض دفعہ اس رشتے میں محبت کی نہیں بلکہ اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے، جو اگر ذرا سا بھی ڈگمگا جائے تو رشتے کو کمزور ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ لیکن یہی اعتبار اگر چٹانوں کی سی سختی لیے ہو تو محبت اور عزت کی حیثیت سامنے رہ جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ افطاری کرنے گئے تو عارف وہاں پہلے سے موجود تھا۔ افطاری کرنے کے بعد سب چھت پر بیٹھے تھے سوائے عباس عالم اور حلیمہ کے، کیونکہ وہ دونوں محلے میں کسی کے گھر گئے تھے۔ انو بھائی اب اس کھجور سے پوچھیں کہ یہ اس دن مجھے کیا بول رہا تھا۔ سب باتیں کر رہے تھے جب نعمان نے انان کو مخاطب کر کے کہا۔ حارم نے اسے گھورا تھا جبکہ ماسا نہ سمجھی سے سب کو دیکھنے لگی۔ ہاں بے رابی بتاؤ کیا بول رہے تھے نمی کو اس دن تم پھوپھو کی غیر موجودگی میں؟ انان نے عارف سے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماسا تو معاملہ سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ بھائی وہ حارم نما کو گھور کر انان کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر اس وقت صرف سنجیدگی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ماسا عارف کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر بولی۔ بیگم تم جان کر کیا کرو گی؟ انان نے دائیں ابرو اچکا کر ماسا کو دیکھا جو نہ سمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماسا نے انان کو گھورا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی نما کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے۔ آپ ہی میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ کھجور ہے نا، مطلب آپ کا بھائی رابی ہے نا، اس کا دماغ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی شادی پر بھی اس نے مجھے عمر سے بات نہیں کرنے دی، اور پھر اس دن جب امی گھر نہیں تھی عمر آیا تو میں نے مہمان نوازی میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو یہ جناب اللہ جانے کہاں سے نازل ہو گئے اور عمر کی
बेइज्जती कर दी और मुझसे दूर रहने का बोल दिया था। खुद तो इतने अफेयर्स हैं और उसके और नमी बस कर दो, कितना झूठ बोलती हो। उसने तुम्हारे हाथ पकड़ने की कोशिश की थी जो तुम्हें खुद भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसकी इंसल्ट की थी। हारिम नुमा को टोकर उससे घूरने लगा। अनान ने मुस्कुराकर दोनों को देखा, जबकि माँ साबी भी नासमझी से दोनों को देख रही थी। मेरा हाथ था तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? नुमा बगैर किसी लिहाज के बोली थी। हाथ तो लगाए कोई तुम्हें, मैं हाथ ही तोड़ दूंगा उस शख्स के। हारिम नुमा को घूरने लगा और वो दोनों मास्टर और अनान की मौजूदगी को यकसे फरमोश कर गए थे। क्यों तोड़ोगे? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। खजूर, अगर तुमने उमर को कुछ भी कहा तो बस खामोश हो जाओ तुम दोनों, और खबरदार किसी की आवाज में निकली वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मासा दोनों कानों पर हाथ रखकर गुस्से से उन दोनों को घूर कर बोली थी, जो अब शरीफों की तरह खामोश होते हुए अनान को मदद तलब नजरों से देख रहे थे। इंतहाई बचकाना हरकतें करते हो तुम दोनों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम दोनों ने अब लड़ाई की फजूल बातों पर तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। मासा ने धीमी मगर सख्त आवाज में दोनों को बावर करवाया था। नुमा और हारिम ने एक दूसरे को देखा और फिर यक जबान होकर बोले, सॉरी आपी, ठीक है, आइंदा ध्यान रखना इस बात का। मासा मुस्कुराते हुए बोली तो अनान ने उसे एक नजर देखा और छत की दीवार की तरफ चला गया। घर नहीं जाना क्या? थोड़ी देर बाद उसे अपने पीछे से मासा की आवाज सुनाई दी। राबी मोहब्बत करता है नमी से और ये मोहब्बत उसकी आंखों और हर अमल में मौजूद है। इससे पहले कि वो उसे हासिल करने के लिए कोई गलत कदम उठाए, तुम फूफो से बात करो और मैं अबू से बात करता हूँ, और दोनों का निकाह करवा दिया जाए। अनान बिना उसकी तरफ देखे बोला तो मासा ने हैरानगी उसकी पुश्त को देखा। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो कि ये मोहब्बत अट्रैक्शन भी तो हो सकती है? मासा की बात पर वो पलट कर उसे देखने लगा। मोहब्बत महसूस वही कर सकती हैं जो इस दलदल में गिरे हों। जो एहसास यारी इंसान हो वो मोहब्बत को क्या पहचानेगा? अनान के तंज या अंदाज पर वो लब भींच गई थी। मैं चाहता हूँ कि हमारी तलाक से पहले उनका निकाह हो जाए ताकि बाद में कोई इशू ना हो। अल्फाज थे या नश्तर जो मासक खुद में पेवस्त होते महसूस हुए थे। बेयकीनी से वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम दूर हुई थी तो गोया वो फैसला कर चुका था। तो तुम मुझे तलाक दे दोगे? शदीद बेयकीनी और कड़क उसके लबों से ये अल्फाज टूट कर निकले थे। तुम नुमेर से मोहब्बत करती हो और मेरी मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूं। अनान खुद पर जब्त किए बहुत मजबूती से अपनी बात कह गया था। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मुझे उस शख्स से मोहब्बत हो गई है जिस रिश्ते जुड़ने की वजह से मैं हमेशा बेसकून रही थी? मासा ने नम आंखों और लड़ते लबों से अनान अब्बासी से पूछा। अनान का दिल तड़प उठा था। मासा की नम आंखों को देखकर वो आगे बढ़ा और उनको अपनी मोहब्बत से चुनने लगा। जब मासा उसे धक्का देकर बोली थी, दूर हो तो मुझसे घटिया इंसान, ये बोलकर मासा वहां से भागने वाले अंदाज में नीचे की तरफ गई थी। जब अनान ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा था। बड़ा ही कोई बेगैरत इंसान है तो अनान अब्बासी, अच्छी खासी वो खुश थी और तूने रुला दिया। हमेशा ये तेरे ऊट पिटांग आइडियाज तुझे मरवाती हैं। मैंने तो सोचा था कि तरह की बात सुनकर शायद वो इज़हार मोहब्बत कर दे, लेकिन यहाँ तो मामले उलट हो गया कि मीना है तो अनान अब्बासी हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह दिमाग इस्तेमाल करता है। वो खुद से उलझते हुए सवाल जवाब कर रहा था जब हारिम ने उसे आवाज दी, भाई बाबी बुला रही है नीचे घर जाने के लिए। हारिम ये बोलकर वहां से चला गया। जब अनान दोनों हाथों से बाल संवारते हुए खुद से बोला, लानती इंसान, अब मना इस बीवी को जो कभी राजी नहीं हुई। एक्टिंग का शौक घटिया इंसान, गलत वक्त पर पूरा किया तुमने। खुद को कोसते हुए वो नीचे की जानिब बढ़ गया था। ईद के तीसरे दिन हारिब और नुमा का निकाह तय पाया था। सब घर वालों को मासा और अनान ने राजी कर लिया था, जबकि हारिब और नुमा अब भी बगैर किसी के लिहाज के लड़ना शुरू हो जाते थे। रमजान के दिन काफी तेजी से गुजरे थे। मासा और अनान के दरमियान मौजूद सर्द मोहरी और खामोशी को सब घर वालों ने नोट किया था। रुकैया बेगम के पूछने पर दोनों ही बात बदल गए थे और उन्हें मुतमईन कर गए थे कि ऐसा कुछ नहीं है। आज 29वीं रमजान की शब थी। सब अफ्तारी के बाद लॉन्च में टीवी के आगे मौजूद थे।
جہاں مفتی منیب الرحمان صاحب روایت حلال کمیٹی کے اجلاس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ماسا کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہ چائے بنا کر لانچ میں آئے تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بھابھی چاند رات مبارک ہو۔ حارم ماسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر 32 دانوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، تمہیں بھی مبارک ہو رابی۔ وہ مسکراتے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انو موبائل پر حمزہ کو میسج کر رہا تھا جب شفیق صاحب نے اسے پکارا، جی ابو یہ لو 32,000 روپے اور ماسا کو لے جا کر اسے عید کی شاپنگ کروا لاؤ۔ شفیق صاحب کی بات اس نے ماسا کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے ابو، مائی تم چائے ختم کر کے باہر آ جاؤ، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ انان شفیق صاحب سے بول کر ماہی کی تمام گوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کی جانب چلا گیا تو ماسا کو بھی چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ وہ بڑی سی چادر لے کر اس کے پاس آئی جو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ ماسا کے بیٹھتے اس نے کال بند کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم نے ماموں کو منع کیوں نہیں کیا؟ تھوڑی دیر بعد ماسا نے پوچھا، کیونکہ چاند رات والے دن اس کے 10 نمبر جو تھے وہ بھی اپنی اکلوتی بیوی کے سامنے کھانے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا۔ انان چہرے پر معصومیت طاری کی، حالانکہ آنکھوں میں شرارت واضح رقص کر رہی تھی۔ اس کی بات پر ماسا لب بھیج گئی۔ اس کے بعد شاپنگ مال تک ان دونوں کے درمیان خاموشی نے راج کیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے انان نے ماسا کی پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب وہ شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ ماسا فریش ہو کر کمرے میں آئی تو انان پورے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے لیٹا تھا۔ ماسا نے اسے گھورا تھا جو آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے اسے چڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ انان پیچھے ہٹو، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ ماسا کے روحان سے انداز پر وہ کروٹ بدل کر بائیں سائڈ پر ہو گیا تھا۔ ماسا نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور اپنی سائڈ والا لیمپ آن کیا۔ وہ بیڈ پر ہی لیٹی تھی جب انان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ آواز باغتا سی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں جذبات اور لبوں پر مسکراہٹ اسے بہت کچھ سمجھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ انان کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھ کے نیچے بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے رخسار تپتے ہوئے محسوس ہوئی، پلکوں کو اٹھنا گرنا اور لبوں کی لرزش سے اسے اپنا سانس معمول سے تیز ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ انان پلیز مجھے چھوڑ دو۔ ماسا کی لرزتی آواز پر بھی جیسے وہ آواز میں نہیں لوٹا تھا۔ سر کو تھوڑا سا اٹھا کر اس نے ماسا کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑا تھا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا، آج دل کی بے ایمانی پر میں خود بھی حیران ہوں، اس لیے آج فرار کی تمام راہیں بند کر چکا ہوں۔ دل تمہاری قربت کا خواہ ہے اور دماغ تمہیں اپنا بنانے پر راضی۔ تمہارے چہرے پر بکھرے ایک کوسے غذا کے رنگ مجھے آج سارے دودھ کو توڑنے پر اکسا رہے ہیں، اور یقین مانو تمہارے چہرے پر حیا کے رنگ بہت دل فریب ہیں۔ انان اس کے کانوں میں تلسم پھونکتا کروٹ بدل کر سائڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ اگلے دن وہ عید کی نماز پڑھ کر آیا۔ اپنی ماں سے مل کر اس نے حاجب کو عیدی دی۔ لانچ میں نظریں دوڑائیں تو وہ دشمن جان نظر نہیں آئی جس کی دید کی خواہش اسے تنگ کر رہی تھی۔ ابھی کل رات اس نے اپنے رشتے کو ایک مقام دیا تھا، لیکن اب ماں سے کے رد عمل کا سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی ماں کے ساتھ غائب دماغی سے بات چیت کرنے کے بعد وہ اوپر چلا آیا۔ دروازے کو جیسے اس نے کھولا وہ ٹھٹک سا گیا تھا۔ سامنے وہ تمام طرح ہتھیاروں سے لیز اس کی آواز سلب کر چکی تھی۔ وہ اسی کے لائے ہوئے کپڑوں میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ عید مبارک۔ انان جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر آیا اور اسے 4 قدم دور کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں بھی عید مبارک۔ جواب میں اس نے دھیمی مگر خفگی بھری آواز میں کہا اور جان بوجھ کر ڈریسنگ کی چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی، تمہاری عیدی۔ انان اس کے سامنے چند ہزار کے نوٹ کیے تو ماں سے اسے گھورا، مجھے نہیں چاہیے۔ ماں سے یہ بول کر وہاں سے جانے لگی تو انان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماں یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کس چیز کو لے کر ناراض ہو رہی ہو؟ انان کے نرم انداز پر اس کا دل بوجھل ہوا تھا اور وہ اس کے کندھے سے پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ انان نے مسکرا کر اسے اپنے اثار میں لیا۔ تم بہت برے ہو انان عباسی، بہت زیادہ برے ہو، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر انان نے مسکراہٹ کو لبوں پر روکا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ اوکے آئی ایم سوری، تم نے مجھ سے شادی سے انکار اس لیے کیا تھا نا
क्योंकि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। मामू ने जबरदस्त यहाँ कहलवाई थी तुमसे। मास ने थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में देख कर कहा। तो अनान ने हैरत से उसका चेहरा देखा। अगर मैं इनकार करता तो क्या ये शादी हो सकती थी? अनान को उल्टा सवाल करने पर उसने अनान को घूरा। मैंने खुद तुम्हें हमजा से बातें करते हुए सुना था जब तुम बोल रहे थे कि मामू तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। और शिशे बस करो यार, कितना बोलती हो तुम। अनान उसकी सुर्खी से मजीद लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी और मुस्कुराते लहजे में बोलकर मुकाबले को खामोश करवा गया था। वो सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए बोला था ताकि तुम मुझसे लड़ती रहे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम इस बात को लेकर तुमने अना का मसला बनाया हुआ है। तो क्या तुम्हारे क्रेज की ये वजह थी? अनान के जवाब पर उसका दिल सरशार हो गया था। उससे अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो सच बोल रहा था क्योंकि उसने अपने हर अमल से उसके सामने अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की थी। मैं खुद को तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहती थी और तुम मुझे इस घटिया नुमैर के ताने देते थे। एक और शिकवा लबों से आज़ाद हुआ तो अनान ने मुस्कुराकर उसे अपने आसार में लिया, फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियों को उसके थोड़ी के नीचे रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए खुमार अलू लहजे में बोला, और जो यूं बन संवर कर मेरी आवाज़ गुम कर चुकी हो, इसका क्या? अनान, तुम मुझसे क्या वाकई मोहब्बत करते हो ना? अनान ने मुस्कुराकर उसे देखा और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरी आंखों में झांक लो। अगर अगस्त तुम्हारा हुआ तो याद रखना कि तुम अनान अब्बासी का इश्क बन चुकी हो और इस इश्क को लफ्जों के सहारे की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर एक शर्मिंगी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया था। एतबार करते हो ना मुझ पर? क्या एतबार के बगैर मोहब्बत मुमकिन है? वो उसे मोतबर कर रहा था अपने लफ्जों से ज्यादा। वो लहजे से मुकाबिल को अपना बना चुका था। लेकिन मैं तो अभी तुमसे नाराज हूँ, माँ सास शरारत से बोली। तो उन्होंने उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई और मदम लहजे में बोला, इस नाराजगी पर कौन न मर जाए। अनान शरारत से बोला तो मासा मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। मेरी दी मासा ने हक से उसके सामने हाथ बढ़ाया था, पूरा अनान अब्बासी। अनान उसका हाथ थामते हुए बोला तो मासा ने उसे घूरा। वो उसे आसार में लेने लगा तो वो जीम सी गई थी। वैसे तो मुझे मजबूर कर रही हो कि हम ईद यहीं गुजार दें। अनान के मैंने खेज बात पर उसने अनान को घूरा तो अनान का कह के कमरे में गूंजा था। ईद की खुशी उन्होंने अपने आसार में ले लिया था। एतबार की मंजिलें तय करते हुए वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर गए थे। ईद ने गोया उन दोनों को उनकी खुशियां लुटा दी थीं। कुछ गले शिकवे जो उनको थे आपस में सुलझा कर उन्होंने अपने रिश्ते को कमजोर होने से बचा लिया था। दोनों एक दूसरे से मुतमिन होते हुए नीचे की जानिब सबसे मिलने के लिए चले गए थे।